नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे भाषा एवं उसके विभिन्न रूपों के बारे में। तो आइए सर्वप्रथम भाषा के विषय में जानते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। इस प्रकार इसका सामान्य अर्थ है अपने विचारों या भावों को प्रकट करना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है या प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है या अपने विचारों को उसके समक्ष व्यक्त करता है या अपनी राय प्रस्तुत करता है। तो ये था भाषा के विषय में। आइए जानते हैं भाषा के विषय में कुछ और भी बताया गया है यहाँ पर। भाषा अपने सामान्य अर्थ में विचारों या भावों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी मनःस्थिति को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकता है तथा दूसरे की मनःस्थिति को सुनकर समझकर उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है। ये था भाषा के विषय में। आइए उसके बाद जानते हैं भाषा के विभिन्न रूपों के विषय में। तो भाषा के विभिन्न रूपों में पहला रूप है हमारा मूल भाषा। आइए मूल भाषा के विषय में जानते हैं। भाषा का यह रूप इतिहास पर आधारित है, जहाँ बहुत से लोग अर्थात एक जन समुदाय साथ साथ रहते थे, पर आगे चलकर परिवेशीय या भौगोलिक कारणों से अनेक भाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियों आदि का प्रस्फुटन हुआ। यही मूल भाषा कही गई। अर्थात प्राचीन काल में मनुष्य एक जन समुदाय में रहता था और उस समय हमारी एक ही भाषा हुआ करती थी, जिसके बारे में अभी उदाहरण में मैं आपको बताऊंगी। परंतु भौगोलिक कारणों के कारण फिर अलग अलग भाषाएं, बोलियां और उपबोलियों का जन्म हुआ। तो प्राचीन काल में जब हम लोगों की एक ही भाषा हुआ करती थी, वो थी हमारी भारत हित्ती या इंडो हिटाइट भाषा, जो बाद में भारोपीय हित्ती परिवार की भाषा कहलाई। तो ये था मूल भाषा के विषय में। आइए उसके उपरांत भाषा के अगले रूप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बोली। बोली को इंग्लिश में या अंग्रेजी में डायलेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बोली शब्द अंग्रेजी के डायलेक्ट का पर्याय या प्रतिशब्द है। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि डायलेक्ट शब्द जो है वो बोली का पर्यायवाची या प्रतिशब्द है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली आंचलिक भाषा या प्रांतीय भाषा, जो प्रायः साहित्य, शिक्षा तथा शासन के कार्यों में वहन होती है, बोली कहलाती है। तो यहाँ पर बोली को हम इस तरह से समझते हैं कि बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और ये भाषा का ही एक रूप है। अर्थात भाषा के का जो रूप है बोली, उसे एक कुछ सीमाएं होती हैं, उन्हीं सीमाओं के अंदर बोला जाता है या सीमित क्षेत्र में इसका उच्चारण किया जाता है। तो बोली के विषय में कुछ और भी जानते हैं। भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, वह बोली कहा जाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। अर्थात यहाँ पर भी बताया गया है कि जो बोली है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। तो यहाँ पर बोली के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। तो ये हमारे बोली के उदाहरण थे। तो बोली को यदि शॉर्ट में समझना हो तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बोली जो है वो हमारे एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अर्थात कुछ सीमाओं का निर्धारण किया जाता है और उसी के अंदर भाषा के इस रूप को उच्चारित किया जाता है। तो चलिए भाषा के अगले रूप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा विभाषा या उपभाषा। जब कोई बोली किन्हीं कारणों से धार्मिक श्रेष्ठता, भौगोलिक विस्तार अथवा उच्च साहित्यिक रचनाओं के आधार पर समग्र प्रांत में प्रचलित हो जाती है, तो वह विभाषा या उपभाषा कहलाती है। इनमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विभाषा है वो हमारा बोली का ही विकसित रूप है और यह विकास किन कारणों से होता है? धार्मिक श्रेष्ठता के कारण से,
भौगोलिक विस्तार के कारण से, क्योंकि बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु जब भौगोलिक विस्तार होता है तो उसके कारण भाषा भी जो है वो विस्तृत हो जाती है, या यूँ कहें कि भाषा का भी विस्तार हो जाता है। तो भौगोलिक विस्तार भी जो है वो हमारी विभाषा के लिए जिम्मेदार है, तथा उच्च साहित्यिक रचनाओं के आधार पर जो हमारी उपभाषा है या विभाषा है उसका जन्म होता है। तो यहाँ पर अवधी, मैथिली, बंगला, उड़िया आदि ये सभी विभाषा की श्रेणी में आते हैं। आइए अपनी अगली भाषा की ओर चलते हैं, जो कि भाषा का ही एक रूप है, साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा को अंग्रेजी में लिटरेरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अब ये साहित्यिक भाषा क्या है? ऐसी भाषा जो साहित्य के लिए उपयोग की जाए, या ये कह सकते हैं जो हमारी साहित्यिक रचनाओं में जिसका उपयोग किया जाए, ऐसी भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है। बोलचाल की भाषा की तुलना में प्रायः कुछ कम विकसित होती है, अर्थात जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है उसकी तुलना में इसका विकास कम होता है, कुछ कम अलंकृत होती है, अर्थात इसमें अलंकारों का कम प्रयोग किया गया होता है, कम मात्रा में प्रयोग किया गया होता है, तथा कुछ परंपरा अनुसार होती है। इसे काव्य भाषा भी कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो साहित्यिक भाषा है वो साहित्य की भाषा है, या साहित्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही साहित्यिक भाषा के रूप में या लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, और इसे हम काव्य भाषा भी कहते हैं। काव्य भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भाषा का प्रयोग काव्य में किया जाता है, या काव्य की जो रचनाएं हैं उसको करने के लिए किया जाता है। उसके उपरांत साहित्यिक भाषा के विषय में कुछ और भी जानते हैं। जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को व्याकरण सम्मत बना लिया हो, तो ऐसी भाषा को साहित्यिक भाषा कहते हैं, अर्थात इसमें व्याकरण का भी कुछ अंश देखने को मिलता है, तथा इस भाषा का मुख्यतः प्रयोग साहित्य में ही किया जाता है, या काव्य रचनाओं को करने के लिए किया जाता है। आइए उसके उपरांत जानते हैं राजभाषा के विषय में। राजभाषा, जिसे कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जिस भाषा में किसी देश की सरकार द्वारा अपने शासन प्रशासन से संबंधित कार्य किए जाते हों, तथा एक राज्य से दूसरे राज्य का पत्र व्यवहार किया जाता हो, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो यहाँ पर राजभाषा शब्द से ही पता चल रहा है कि भाषा जो है वो हमारी विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है, तथा राज का अर्थ हुआ यहाँ पर ऐसी भाषा जिससे हम राजकाज के कार्य करते हों। तो और वो राजकाज के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर शासन प्रशासन को चलाने के लिए तथा एक राज्य से दूसरे राज्य को पत्र व्यवहार करने के लिए राजभाषा का उपयोग किया जाता है। आइए राजभाषा के विषय में कुछ और भी जानते हैं। राजभाषा और शासन तंत्र की भाषा जिसका राज्य के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता हो, वह राजभाषा कहलाती है। सभी सरकारी दस्तावेज राजभाषा में होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि शासन के जितने भी कार्य हैं या राज्य के जितने भी कार्य हैं वो राजभाषा के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। तो ये था आपका राजभाषा के विषय में। आइए राजभाषा के विषय में कुछ विशेष जानते हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अर्थात हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर और जानते हैं राजभाषा के विषय में। संविधान में वर्णित भाषा राजभाषा कहलाती है, अर्थात ऐसी भाषा जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो वह हमारी राजभाषा कहलाती है। अब संविधान में कहाँ किया गया है राजभाषा का वर्णन, क्योंकि संविधान तो हमारा बहुत बड़ा है, तो आइए उसी को आगे जानते हैं। संविधान के अंतर्गत अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा एवं उसके विकास के संदर्भ में सूचना दी गई है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि संविधान के अंतर्गत कहाँ पर राजभाषा का वर्णन किया गया है, या ये कह सकते हैं कि उसके विकास के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया है या उसके विकास के बारे में बताया गया है। आइए राजभाषा के विषय में कुछ और भी जानते हैं।
14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अर्थात जो हमारी हिंदी भाषा है उसे संविधान में स्थान कब मिला था, या ये कह सकते हैं कि संविधान में उसे राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष समस्त भारत में, या ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, या यूँ कहें राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाने का मुख्यतः यह कारण है कि यह दिवस हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु, उसके उत्थान हेतु, उसके विकास हेतु मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस संपूर्ण देश में मनाया जाता है। परंतु यदि विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अर्थात विश्व हिंदी दिवस अर्थात विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु, उसके उत्थान हेतु, उसको विकसित करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके उपरांत जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से हमारी हिंदी भाषा भी एक है। अर्थात संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है उसका वर्णन देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि भारत के कौन कौन से 10 राज्य हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। आइए कौन कौन से राज्य हैं उनको जानते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। इन 10 राज्यों में हमारी हिंदी भाषा उच्चारित की जाती है। तो ये था राजभाषा के विषय में। आइए भाषा के अन्य रूप के विषय में भी जानते हैं, जो कि है हमारा राष्ट्रभाषा। इसे हम नेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा न केवल बोली जाती है वरन समझी जाती है। अर्थात यहाँ पर बहुसंख्यक लोगों से अर्थ है कि ऐसी भाषा जो देश के 60 से 70% लोगों के द्वारा बोली भी जाती है तथा समझी भी जाती है, ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है। समूचे राष्ट्र की धड़कन कही जाने वाली राष्ट्रभाषा में राष्ट्र का संपूर्ण जनजीवन एवं संस्कृति धड़कती है। अर्थात राष्ट्रभाषा उसी प्रकार से राष्ट्र के लिए महत्व रखती है जिस प्रकार से हृदय के में धड़कन का महत्व होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता की पहचान होती है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का आकलन यदि करना है तो वो राष्ट्रभाषा के माध्यम से किया जा सकता है। आइए अब भाषा के अगले रूप की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा को विश्व की भाषा भी कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, पत्र व्यवहार, विचार विनिमय, व्यवसाय आदि क्षेत्र में प्रचलित होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कही जाती है। अर्थात अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत को, या यूँ कहें हमारे देश को, जब व्यापार करना होता है तो इसी भाषा के माध्यम से, या विचार विनिमय करना होता है या फिर पत्र व्यवहार करना होता है तो इसी भाषा के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचलित है। तो यहाँ पर हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में। इसके बाद जानते हैं आंगिक भाषा या सांकेतिक भाषा के विषय में, जो कि है हमारी बॉडी लैंग्वेज। आंगिक भाषा में मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को या की अभिव्यक्ति वाणी द्वारा नहीं करता, वरन उसे अपने हाथ, पैर, मुख, आँख आदि आंगिक अंगों की चेष्टाओं और संकेतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारी सांकेतिक भाषा है या आंगिक भाषा है,
इसमें मनुष्य वाणी का उपयोग नहीं करता है, या यूँ कहें जो बधिर लोग होते हैं उनके द्वारा मतलब जो मुख से नहीं बोल पाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनके द्वारा संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। या फिर हम सामान्यतः देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो संकेतों के माध्यम से ट्रैफिक को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजती है और उस संकेतों के माध्यम से सूचना देती है कि मतलब अब किस तरफ के ट्रैफिक को जाना है। तो यहाँ पर जो हमारी आंगिक भाषा है, इसमें मनुष्य के द्वारा हाथ, पैर, मुख, आँख आदि का प्रयोग किया जाता है और इसमें वाणी का उपयोग नहीं किया जाता, या ये कह सकते हैं कि वाणी जो है उसको मनुष्य के द्वारा इसमें प्रयोग में नहीं लाया जाता है। संकेतों के माध्यम से ही अपनी चेष्टाओं को व्यक्त किया जाता है। आइए अगली भाषा के बारे में जानते हैं, जो है वाचिक भाषा या मौखिक भाषा। वाचिक भाषा में मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर भाषण, संवाद आदि। तो यहाँ पर जो मौखिक भाषा है वो मेरे द्वारा उच्चारित की जा रही है। मैं अपने मन के भावों या विचारों को या कोई भी जो टॉपिक है उसको आपके समक्ष मौखिक भाषा के माध्यम से ही प्रस्तुत कर पा रही हूँ। जैसे कि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो भाषण है, जैसे नेताओं के द्वारा जो भाषण दिया जाता है या बच्चों के द्वारा जो स्कूल में भाषण दिया जाता है, वो भी मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। या जो हम लोग अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, वो भी मौखिक भाषा का ही एक उदाहरण है। तो आइए अगले रूप की ओर चलते हैं, भाषा के लिखित रूप। इस भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिपिबद्ध करके चिरस्थायी कर सकता है। तो यहाँ पर यह बताया है कि मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर, लिपि के माध्यम से लिखकर अनंत काल के लिए स्थायी करके रख सकता है। जैसे देखिए, प्राचीन काल में वेदों की रचना हुई, फिर रामायण की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, तो ये हम तक, फिर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक जो है वो लिखित भाषा के माध्यम से ही पहुँचेंगे। तो वेद या फिर हमारे जो रामायण है, महाभारत है, ये सभी जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों को लिखित रूप में इसी भाषा के माध्यम से शाश्वत करके रखा गया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन ग्रंथों के बारे में जान सकें। तो यहाँ था ये हमारा भाषा और उसके विभिन्न रूपों के विषय में। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।